हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, जिसको हम लोग कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ठीक है बच्चों, क्लास 9th में बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है ये। ठीक है, और अगर हम लोगों को बायोलॉजी पढ़ने की शुरुआत करनी है तो भी हमें इसी चैप्टर से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि सेल जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इकाई मतलब यूनिट। अगर सिंपल से शब्दों में आपको कहूं तो सिंपल से शब्दों में सेल जो है ना, वो एक यूनिट है जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, अब यहां आपके सामने एक एग्जांपल है। एक अच्छा बॉडी बिल्डर वाला पर्सन अपनी बॉडी को शो कर रहा है, इसकी मसल्स भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी आपको केवल क्या सोचना है कि ये पूरी बॉडी है ना, यहां से लेकर के और यहां तक, है ना, इस पूरी बॉडी में सेल्स ही सेल्स है। कहने का मतलब है कि कोई भी बॉडी आपकी सेल्स से बनती है, यानी बहुत सारी सेल जब इकट्ठी हो जाएं और एक ग्रुप बना ले, है ना, तो टिश्यू बनाती हैं। जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो जाएं तो ऑर्गन बनाते हैं, और जब ऑर्गन इकट्ठे हो जाएं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब ऑर्गन सिस्टम एक साथ हो जाएं तो वो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आप लोग नोट भी कर सकते हो, सेल से आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू से आपके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से आपके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से आपकी बनती है बॉडी, यानी आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, तो यहां एक बात ध्यान से सुनिए आप लोग। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, यानी हमारी पूरी बॉडी को सेल ने बनाया हुआ है। अकेली एक सेल इस काम को नहीं कर सकती, इसीलिए हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं जो एक बॉडी को फॉर्म कर रही हैं। ठीक है जी, इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे भी शो किए हुए हैं, एक ये और एक आपका ये। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। हमें इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल थ्योरी और सेल डिस्कवरी एंड सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और आपकी सेल शेप एंड साइज, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेलीज, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, सेल प्लेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है बच्चों, ये सारे टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं इस चैप्टर में। आज इस वीडियो में ये सारे टॉपिक तो कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितने भी होंगे हम आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में करा देंगे, बाकी आपके लिए सेकंड पार्ट आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। कितने बढ़िया बढ़िया डायग्राम आप लोगों के सामने मैंने रखे हुए हैं, आप लोग जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। हमारे यहां पर नेचर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, या तो वो छोटे हैं यानी स्मॉल हैं, या वो बड़े हैं यानी बिग हैं। लेकिन अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में आओ तो या तो हमारे पास नेचर में हमारे ऑर्गेनिज्म हैं माइक्रोस्कोपिक, यानी जो बहुत छोटे होते हैं, जो हमें अपनी नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जैसे माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है उनको देखने के लिए। और नंबर 2 पे हमारे पास होते हैं बड़े यानी मैक्रोस्कोपिक, यानी जिनको हम अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी या तो बहुत छोटी होती है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक। अब जो ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, यानी कि मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और मैक्रोस्कोपिक मतलब वो बड़े होते हैं और उनको हम अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं। ठीक है जी, अब चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे आपके मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, सभी ऑर्गेनिज्म जो है एक टाइनी यूनिट से बने हुए हैं जिनको हम सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए,
हमारे यहाँ पर दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, एक माइक्रोस्कोपिक, एक आपका मैक्रोस्कोपिक। अब दोनों छोड़ो, सभी प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइनी यूनिट यानी सेल के बने होते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल में आप लोग ले सकते हो, स्नेक ले सकते हो, ये मैक्रोस्कोपिक है। ये घोड़ा ले सकते हो, ये घोड़ा और घोड़ी दोनों है ना। ये आपका मैक्रोस्कोपिक है। ये खरगोश है आपका, ये भी मैक्रोस्कोपिक है। और ये चींटी है, ये भी मैक्रोस्कोपिक है। अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो होता है आपका वो माइक्रोस्कोपिक होता है। इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म आपका किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है, जिसको हम एक टाइनी यूनिट की संज्ञा देते हैं। उसके बाद सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ इन फोटोज को देख करके आप ये मत सोचना कि सर पता नहीं क्या पढ़ाने वाले हैं, डांस वांस करना सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो बच्चा, यहाँ आपके दो वर्ड यूज हुए हैं, एक आपका स्ट्रक्चरल और एक आपका फंक्शनल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल की। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। संरचना मतलब आप लोग इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को बनाने में आपकी सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ आप इस लड़की को देखिए, ठीक है। इस लड़की की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है। हम इसको स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग एक वर्ड का यूज और करते हैं जिसको कहते हैं बॉडी फिगर, ठीक है जी। बॉडी फिगर कहते हैं ना कि मेरा बॉडी फिगर बहुत अच्छा है, इसका फिगर बहुत बढ़िया है, ये सब सेंटेंस हम यूज करते हैं, है ना। अक्सर बच्चे ही करते हैं, तो बड़ा तो नहीं करेगा कोई, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि स्ट्रक्चर और बॉडी फिगर दोनों एक ही बात है ना। तो ये जो बॉडी को स्ट्रक्चर दी गई है, इस लड़की की जो बॉडी को स्ट्रक्चर दी गई है, ये केवल और केवल किसके कारण से है, सेल के कारण, ठीक है जी। क्योंकि सेल ने ही इसको ऐसी स्ट्रक्चर प्रोवाइड की है। उसके बाद बात करते हैं फंक्शनल की। फंक्शनल का मतलब होता है कार्य यानी कार्यात्मक। और इस सेल को हम फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं। अब हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले सभी काम को सेल ही करेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई बॉडी के अंदर सेल्स हैं और काम करने कोई फूफा आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो हमारी बॉडी में काम करने के लिए भी सेल्स ही होती हैं। तो इसीलिए पहले नंबर पे तो स्ट्रक्चर दे दिया और दूसरे नंबर पे इसको दिया है फंक्शनल यानी कार्यात्मक यूनिट, यानी फंक्शन यूनिट की संज्ञा दे दी गई। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रहने वाली सभी सेल्स, चाहे वो कोई भी हो, वो आपकी काम करती हैं, फंक्शन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग हार्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो। हमारे हार्ट का जो काम है वो क्या होता है आपका, वो ब्लड को पंप करना होता है। पहले वो ब्लड को लेके आता है और फिर वो ब्लड को पंप कर देता है आपका प्यूरिफाई होने के लिए। तो बच्चों, सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारी बॉडी में सारे काम को यही देखती है और हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को तैयार भी करती है। अब सेल के पास बेसिक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, अब थोड़ा सा एग्जांपल लेके आप लोग समझें। बच्चों ध्यान से सुनो। मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। और ये सेल के पास 3 चीजें अक्सर होंगी। नंबर 1, तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा जी? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नंबर 2 पे इसके आउटर कवरिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। और आपके जो बीच में यानी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो पार्ट होगा वो होगा आपका साइटोप्लाज्म। तो ये 3 चीजें बड़ी कंपलसरी हैं, इनको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखो बच्चा, हमारी सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यानी आउटर कवरिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ये आपकी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन यानी लाइपोप्रोटीन भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है जी। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद नंबर 2 पे दे कंटेन जीन्स, जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ डीएनए आरएनए कंटेनिंग जीन्स इज प्रेजेंट। देखो साहब, आप लोग अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल
आपका डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा, ये प्रेजेंट होगा केवल न्यूक्लियस में। ठीक है जी, तो यानी इनके अंदर जीन्स होते हैं, जो जीन्स माता पिता के लक्षणों को आगे बच्चों में भेजते हैं। तीसरे कैरेक्टर की बात करेंगे तो इनके पास एक मेटाबॉलिक मशीनरी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म होता है आपकी सेल मेम्ब्रेन और आपके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में। अब देखिए बच्चा, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस को कर रहे हैं, यानी सभी फंक्शंस को मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे जो ऑर्गेनेलीज हैं वो आपके कौन से हो सकते हैं, नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, नंबर 2 गोल्जी बॉडी हो सकता है, नंबर 3 लाइसोसोम हो सकता है, नंबर 4 आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकता है, फिर आपका प्लास्टिड भी है ना, फिर आपका प्लास्टिड भी है, और आपका वैक्यूल वगैरह, ये सभी चीजें आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बच्चों, आज के फर्स्ट पार्ट में बच्चों आपको इतना ही मैंने कराना था। आगे आपको एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगी आने वाले समय में। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, और सेकंड पार्ट आपके लिए दोबारा हम अपलोड करने वाले। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।